नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडिर भी मौजूद है। ब्रिक्स समिट 2025 की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया है। कई मुद्दों पर इस बार चर्चा की जाएगी। खासतौर पर कहा यह जा रहा है कि आतंकवाद का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में उठा सकते हैं। लेकिन इन सब के इतर इस बार की ब्रिक्स समिट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि दो बड़े देश यानी कि रशिया और चाइना के बड़े नेता इस समिट में इस बार शामिल नहीं हो रहे हैं। जी हां, पुतिन और शी जिनपिंग ने इस समिट से इस बार दूरी बनाई है। इस दूरी से कई कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आमतौर पर जिस भी मंच पर भारत को ज्यादा तवज्जो दी जाती है उस मंच पर शी जिनपिंग नहीं जाते हैं। इससे पहले उदाहरण के तौर पर हमने देखा जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लिया तब भी चाइना की तरफ से कोई नहीं पहुंचा था। G7 समिट में भी चाइना की तरफ से कोई नहीं आया और अब बात की जा रही ब्रिक्स समिट की। कई कारण बताए जा रहे हैं कि शी जिनपिंग यहां पर क्यों नहीं पहुंचे, पुतिन क्यों नहीं पहुंचे। इन तमाम चीजों को समझेंगे अभिषेक, क्योंकि लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि यह कारण है जिसकी वजह से शी जिनपिंग नहीं पहुंच रहे, पुतिन क्यों नहीं पहुंचे, इसको लेकर भी सवाल किया जा रहा है। और खास तौर पर अगर शी जिनपिंग की बात करें तो यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार ब्रिक्स समिट में गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया और इसके साथ ही उनका भव्य स्वागत किया गया था। इसी वजह से शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में शामिल नहीं हो रहे। चाइना के पीएम को भेजा गया है। क्या इस बात में वाकई सच्चाई है या फिर कोई अन्य कारण है? नहीं, सच्चाई यही है शावनी, क्योंकि इस बात का जो ऐलान होता है ना वो पहले ही हो जाता है जब आपको निमंत्रण जो देश ब्रिक्स का आयोजन कर रहा है। जैसे कि हमने भी ब्रिक्स का आयोजन जब किया था, हमने भी सभी देशों को, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, जो स्थायी मेंबर्स हैं और जो अस्थायी मेंबर्स हैं, सबको निमंत्रण भेजा जाता है। उसी में यह तय होता है कि हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर किसे दिया जाएगा, हम गेस्ट ऑफ ऑनर किसे देंगे। इस बार ब्राजील ने तय किया कि इस बार वो गेस्ट ऑफ ऑनर भारत को देगा। जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री और भारत की जो धमक है वो दुनिया में बढ़ रही है, हो सकता है उसकी वजह से भारत के को ये गेस्ट ऑफ ऑनर देने का फैसला किया गया। इस बात से पुतिन खफा हो गए। क्यों खफा हो गए? क्योंकि जो ब्रिक्स देश हैं उन देशों की जो कुल जीडीपी है, वो दुनिया की जीडीपी की अगर बात करें तो दुनिया की जीडीपी 35% वो एक्वायर करते हैं अपने अंदर, और उस 35% का भी 52% जीडीपी सिर्फ चाइना एक्वायर करता है ब्रिक कंट्रीज का। अब पुतिन के केस में मामला दूसरा है। पुतिन के केस में मामला यह है कि जिस तरीके से चौथे साल में रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो चल रहा है और कुछ बच्चों की भी मौत यूक्रेन में हुई, जिसकी वजह से पुतिन के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट में केस चला और पुतिन को फिलहाल इंटरनेशनल कोर्ट ने युद्ध अपराधी घोषित किया हुआ है। और ये जो ब्राजील है ये भी इंटरनेशनल कोर्ट का हिस्सा है। तो जितने भी देश इंटरनेशनल कोर्ट का हिस्सा हैं उन देशों में अगर पुतिन जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। जब भारत में ब्रिक्स हुआ था तो आपको याद होगा कि पुतिन यहां भी नहीं आए थे क्योंकि उन्हें युद्ध अपराधी घोषित किया गया था। तो पुतिन का तो एक रीजन है, वो तो एक जेन्युइन रीजन है। लेकिन जिनपिंग की अगर बात करें तो जिनपिंग का ईगो प्रॉब्लम वाला रीजन है। अच्छा, अगर यहां शामनी इतिहास की बात करें, ब्रिक के इतिहास की बात करें तो पहले ये ब्रिक हुआ करता था, BRICK। इसमें ये 2001 में इसकी बातचीत हुई, 2006 में मतलब 6 तक भी चलता रहा कि हाँ ब्रिक्स सम्मेलन करेंगे। लेकिन 2009 में पहली बार रशिया ने ब्रिक्स समिट किया था, जिसके बाद 2010 में इसमें एस जोड़ा गया था, मतलब साउथ अफ्रीका जेड जोड़ा गया था। ब्राजील, इंडिया, चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका इसमें जुड़े थे। उसके बाद से लगातार ब्रिक्स का विस्तार होता गया 17 साल में, और फिलहाल ये जो 5 हैं ये स्थायी सदस्य हैं और 13 इसमें अस्थायी सदस्य भी हैं। और बहुत सारे लोग अभी भी ब्रिक्स का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से टर्की है, हालांकि टर्की हमेशा भारत की खिलाफत करता है, पाकिस्तान है, ये सब भारत के साथ, माफ कीजिएगा, ब्रिक्स के साथ जुड़ने की लगातार कोशिश करें। क्योंकि जिस तरीके से आपने G7 देखा होगा, क्वाड आपने देखा होगा, ये मतलब सिंगल पोलर वर्ल्ड को जो है रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन ब्रिक्स, हमारा जो ब्रिक्स का जो मेन मोटो है बनाने का और ब्रिक्स के साथ काम करने का, कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बने। जिस तरीके से आज अमेरिका दुनिया की मतलब सबसे बड़ी सुपर पावर बनकर बैठा है, वो चाहे तो डोनाल्ड ट्रंप वहां राष्ट्रपति बने तो वो उन्हें लगने लगा कि वो सिर्फ अमेरिका के नहीं बल्कि 193 देशों के राष्ट्रपति बन गए हैं। जिस तरीके से अमेरिका चाहे उस तरीके से करे। IMF में बहुत ज्यादा इनका होल्ड होता है, वर्ल्ड बैंक में बहुत ज्यादा अमेरिका का होल्ड है, स्टेक है।
नाटो में बहुत ज्यादा स्टेक अमेरिका का है। इसी वजह से ये मतलब सिंगल पोलर, अमेरिका अपने हाथ की कठपुतली बनाकर सबको चलता है। उसी की काट करने के लिए ये सोचा गया था कि ब्रिक्स को बनाया जाए और उसके बाद ये जो सिंगल पोलर वर्ल्ड है इसे मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाया जाए। मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया इसी साल 2025 में ब्रिक्स में शामिल हुए। इस्लामिक कंट्रीज भी ऐड हुए इसमें कार्तिक। हाँ, वही बता रहा था मैं, इथोपिया हुआ, ईरान हुआ, संयुक्त अरब अमीरात हुआ और मिस्र हुआ। ये सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं और ये सारी ब्रिक्स के साथ जुड़ी हैं। हालांकि ये बात अमेरिका को किसी भी तरीके से पसंद नहीं आएगी, लेकिन भले पसंद आए या ना आए, लेकिन मतलब एक अंत तो हर चीज का होता ही है। देखिए, मैं जिस तरीके से जीडीपी की आपको बात बता रहा था, ये जो ब्रिक्स की कंट्रीज हैं उनका कुल जीडीपी सारे देशों को अगर मिला देंगे आप तो $65 ट्रिलियन हो जाता है, जिसमें से मौजूदा वक्त में भारत की $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, 4.187 ट्रिलियन की। वहीं चाइना की अगर बात करें श्रावणी, तो $19 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था है। इन्हें अलग रख दीजिए और अमेरिका को एक तरफ ले लीजिए, अमेरिका की $30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था है। मतलब कुल अगर आप जोड़ेंगे तो $65 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। वहीं अगर आप G7 को देखेंगे, जिसका दबदबा फिलहाल मानता है G7, उसका इकोनॉमी सारे देशों का $49.5 ट्रिलियन है। मतलब ब्रिक्स के जो देश हैं वो इकोनॉमी के मामले में अभी फिलहाल G7 के आगे हैं। इसमें भी मतलब $28 ट्रिलियन जो है वो विश्व का जीडीपी मतलब जब से ये बना है तब से इन देशों की जो जीडीपी है वो लगभग 350% तक बढ़ी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 52% जीडीपी अकेली चाइना की है, सिर्फ $65 ट्रिलियन की बात अगर करें, या इन सिर्फ G7 माफ कीजिएगा ब्रिक्स की अगर बात करें, तो ये चीज चाइना को पसंद नहीं आई कि जीडीपी के हिसाब से हम मतलब अमीर देश हैं। BRI जो उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें लगभग 50 से ज्यादा देशों को कर्ज वो दे चुके हैं। वहां भी उनका प्रभुत्व ज्यादा है, तो आखिर इंडिया को कैसे आप गेस्ट ऑफ ऑनर दे सकते हैं? इसीलिए श्रावणी दूरी बनाई है शी जिनपिंग ने। और ये एक चीज और दिखाता है, एक चीज का संकेत और दिखाता है। हालांकि आबादी भारत और चाइना की बराबर है, लेकिन अंतर जीडीपी में बहुत ज्यादा है विकास में। 1990 के बाद जिस तरीके से चाइना ने अपने अंदर बदलाव लेकर आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चाइना गया, भारत उस तरीके से नहीं गया। यही कारण है कि जीडीपी में लगभग 5 गुना का अंतर है। लेकिन अब ये दुनिया को भी दिख रहा है, जिस तरीके से आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा, उसमें पाकिस्तान ने जो चाइना के हथियार इस्तेमाल करे, वो मिसाइल रही हो, ड्रोन्स रहे हो, या फिर जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो सब मतलब एक तरीके से धाराशायी नजर आए। भारत ने अपने स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया और कामयाबी हासिल की। चीन भी हथियारों का एक बड़ा मार्केट है। जिस तरीके से दुनिया में की अगर बात करें तो अमेरिका 17% से ज्यादा दुनिया में हथियार बेचता है, रशिया 16% से लगभग थोड़ा सा ज्यादा हथियार बेचता था, अब वो युद्ध में है, और चाइना भी लगभग 10 से 11% हथियार दुनिया में बेचता है। वो मार्केट उसका लगातार घट रहा है। चाइना की जो जनसंख्या है वो लगातार बूढ़ी हो रही है। हिंदुस्तान की अगर मैं आपको बात बताऊं तो हिंदुस्तान का अगर ओवरऑल आप इंडेक्स देखेंगे, एज इंडेक्स, अगर एवरेज एज निकालेंगे तो वो 28 साल है। चाइना की अगर आप एज निकालेंगे तो वो 43 साल है, एवरेज एज अगर निकालेंगे चाइना की। तो चाइना की जनसंख्या बूढ़ी हो रही है। यही कारण है कि जो निवेश है वो चाइना से निकलकर भारत में आ रहा है और दुनिया भारत के अंदर फिलहाल भविष्य को देख रही है। चाइना भले ही 90 से और 2025 तक बहुत अच्छा उसने ग्रो किया अपने आप को, लेकिन भविष्य अगर किसी देश में है तो वो भविष्य भारत में है। और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि ब्राजील की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया भारत प्रधानमंत्री मोदी कार्तिक, क्योंकि देखिए अब कयास कई लगाए जा रहे हैं, खासतौर पर जैसे कि आपने कहा कि जलन की भावना शी जिनपिंग में काफी ज्यादा है, वो भारत को कभी भी अपने से ऊपर देख ही नहीं सकता। लेकिन इसके इतर भी कारण ये बताए जा रहे हैं कार्तिक कि फिलहाल शी जिनपिंग के घर में ही स्थिति सही नहीं, यानी कि चाइना में स्थिति सही नहीं है। अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील को लेकर पैंच फंसा हुआ है चाइना और अमेरिका के बीच में, टैरिफ वॉर जो लगातार जारी है, कहा यह भी जा रहा है कि इसी वजह से भी शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में नहीं आए हैं। देखिए, याद करिए, अभी इसके लिए आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। एलन मस्क और ट्रंप का विवाद हुआ था पिछली बार, अभी जो हुआ ये नहीं। इससे पिछली बार जो विवाद हुआ था जब मस्क ने कई आरोप ट्रंप के ऊपर लगाए और ट्रंप ने कहा कि जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल है इसके बारे में एलन मस्क को पता था, लेकिन अब वो जानबूझकर अगर उनकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की सब्सिडी सरकार खत्म कर रही है, उनके स्पेस एक्स की सब्सिडी खत्म कर रही है सरकार, तो इस बात का दिक्कत है। और चाइना के साथ भी उस वक्त टैरिफ का मामला चल रहा था, 145% टैरिफ की बात उस टाइम चल रही थी। तो रिपोर्ट्स ये हैं श्रावणी कि एलन मस्क, उस विवाद के जरिए उन्होंने, एलन मस्क ने, ट्रंप ने पर्सनली बात की
और वो टैरिफ कम करवाने में वो कामयाब रहे। और ये सारा जो खेल रचा गया था मस्क के द्वारा, ये इसीलिए रचा गया था कि जिससे कि चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगाने की बात चल रही है वो कम किया जा सके चाइना के ऊपर। और मस्क को क्या मतलब है, अब जो इनकी कंपनी है टेस्ला, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो बनाती है, उसका सबसे बड़ा बाजार सबसे पहले तो अमेरिका है, उसके बाद अमेरिका के बाद सबसे बड़ा बाजार चाइना है। चाइना की भी अभी एक वहां मतलब चाइनीज कंपनी है BYD। जैसे ये टैरिफ महंगा हुआ तो वहां टेस्ला की कारें महंगी हुई, और जब कारें वहां महंगी हुई, जिन लोगों को टेस्ला की कारें खरीदी थी उन लोगों ने BYD की कारें खरीदी। मतलब टेस्ला का जो मार्केट था वो कहीं ना कहीं BYD कैप्चर करने में कामयाब रही। अब एलन मस्क को सीधा सीधा चाइना में नुकसान हो रहा था। और श्रावणी मैं आपको बता दूं, ये जो लगभग 92 देश अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने की लाइन में लगे थे, उनमें सबसे पहली ट्रेड डील अगर किसी के साथ हुई तो वो चाइना ही है। उस विवाद के बाद चाइना और अमेरिका की बात हुई और वो जो टैरिफ था वो 10% पर आकर रुक गया। मतलब ब्रिटेन के साथ आपकी पहले डील नहीं हुई, भारत के साथ आपकी डील नहीं हुई, यूरोपीय देशों के साथ आपकी डील नहीं हुई, आपकी डील सबसे पहले किसके साथ होती है, चीन के साथ। 10% टैरिफ पर आकर बात वहां रुक जाती है। तो टैरिफ वाली जो बात है उस बात में तो बिल्कुल भी दम नहीं है, क्योंकि टैरिफ का जो मामला था वो हल हो चुका है अमेरिका और चाइना के बीच का। बाकी जो आपने कहा कि अंदर खाने ही विरोध इस वक्त चल रहा है चीन में, इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई नजर आती है। और कहें तो मतलब हाँ, ऐसा हो सकता है कि ऐसी खबरें चाइना से निकल कर आ रही हैं कि चाइना में तख्तापलट हो सकता है। हालांकि उनका जो ग्लोबल टाइम्स है वो रिपोर्ट्स वही दिखाता है, वही छापता है जो सरकार कहती है। हालांकि फिर भी कुछ खबरें जो आ रही हैं, दावा किया जा रहा है ऐसा कि जिनपिंग पिछले 2 हफ्ते से मतलब पब्लिक मीटिंग्स में नहीं देखे गए हैं। जिनपिंग कहाँ है पिछले 2 हफ्ते से देश को नहीं पता है, आम जनता को नहीं पता है, और वो क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और इसके पीछे PLA का भी हाथ बताया जा रहा है कि PLA और जो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की है। देखिए श्रावणी, इन दोनों के बीच ना एक व्यापार चलता है। चाइना की आर्मी इतनी बड़ी जो आर्मी है, इतनी एलीट आर्मी, जो इतनी सुविधाएं जो इसे दी जाती हैं वो इसीलिए दी जाती हैं क्योंकि ये व्यापार करती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ मिलकर। मतलब PLA जो इनकी आर्मी है, वो इनकी जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, सरकार जो चलाती है, ये दोनों आपस में मिलकर हथियारों का व्यापार करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिनका व्यापार आपस में ये लोग मिलकर करते हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इस मामले में टकराव हुआ हो। और जिस तरीके से लंबे वक्त से जिनपिंग बैठे हुए हैं कुर्सी पर, तो वो भी हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी यहाँ बढ़ी हो। क्योंकि आपने यहाँ पे ये कहा कि बहुत लंबे समय से शी जिनपिंग बैठे हुए हैं तख्ते पर, ऐसे में क्योंकि कई समय से खाली ब्रिक्स समिट की नहीं करेंगे, कोई भी सार्वजनिक मंचों पर शी जिनपिंग दिखे नहीं है, और इसी की वजह से ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चाइना में आने वाले समय में कोई बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। ऐसा संभव है? बड़ा बदलाव श्रावणी सिर्फ ये इनका मतलब कुर्सी से हट जाएं खुद या हटाए जाएं, इतना ही। मतलब ये थोड़ा सा गैप यही है कि ये खुद हटते हैं या हटाए जाते हैं। क्योंकि पिछले साल जितना मुझे याद है कि लगभग 6 अधिकारी PLA के या फिर जो कम्युनिस्ट पार्टी में शी जिनपिंग के बाद थे, या फिर रक्षा विभाग से जो जुड़े नेता थे, वो लगभग 6 नेता और आर्मी के बड़े जो कमांडर्स थे, या कहें कि बड़े जो पदाधिकारी थे, वो गायब हो गए। किन सिचुएशंस में गायब हुए, कहां गए, किसी को नहीं पता। हाँ, लेकिन इन लोगों, किसी के ऊपर घोटाले का आरोप लगाया गया, किसी के ऊपर कहा गया कि जासूसी की है, यह आरोप लगाकर बोल दिया गया कि नहीं पता वो कहां है कहां नहीं है। लेकिन इन लोगों ने कहीं ना कहीं जिनपिंग के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिनपिंग की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। अब आप भारत और चाइना का ही देख लीजिए। हालांकि हमारा सीमा विवाद नहीं है, लेकिन जानबूझकर चाइना सीमा विवाद में भारत को उलझाना चाहता है, जिससे कि भारत ग्रो ना करे। मतलब भारत के 5 स्टेट्स को, जो बॉर्डर से लगे हुए स्टेट्स हैं, उन्हें 5 फिंगर्स बताता है चाइना। और कैलाश मानसरोवर हुआ, तिब्बत पर कब्जा कर चुका है, उधर एक ताइवान छोटा सा देश है, उस पर कब्जा करना चाहता है हिंदुस्तान में। लद्दाख की अगर बात करें, डोकलाम की बात करें, तो यहाँ बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिन पर कब्जा करने की नीति बना रहा है। तो हो सकता है कि जो नेता फिलहाल नंबर में लगे हुए जिनपिंग के बाद, उन्हें नीतियां पसंद नहीं आ रही हो जिनपिंग की, उस वजह से अब तख्ता पलट की खबरें तो चाइना से निकल कर आ रही हैं। लेकिन चाइना में क्या हो रहा है पुख्ता तौर पर वो चाइनीज लोग ही बता सकते हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र पार्टी वहां है, ऐसा तो नहीं है कि वहां चुनाव हो जाएगा, रूल तो कम्युनिस्टों का ही रहेगा। बाकी कौन कुर्सी पर बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, ये देखने वाली बात हुई। बिल्कुल कार्तिक, जाते जाते आप एक आखिरी ये सवाल कि क्या शी जिनपिंग और पुतिन के ब्रिक्स समिट में शामिल नहीं होने से भारत को कोई फायदा मिलेगा, क्योंकि शायद भारत इस बार अध्यक्षता करेगा?
देखिए भारत मतलब अध्यक्षता तो ब्राजील ही कर रहा है, मतलब मेन चीफ गेस्ट वहां कहें एक तरीके से रहेंगे। भारत के पास मौका ये है कि फिलहाल पुतिन नहीं है ब्राजील में, फिलहाल जिनपिंग नहीं है, और इन सब के बाद अगर सबसे बड़ा देश कोई है तो वो भारत ही है। भारत को फायदा कितना होगा नहीं होगा वो तो इस मीटिंग के बाद पता चलेगा, लेकिन भारत के पास मौका जरूर है। ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं, जो स्थायी मेंबर्स हैं, उनमें से 2 तो खैर है ही नहीं, बाकी जो स्थायी हैं 3 मेंबर, और बाकी जो 13 देश अस्थायी हैं, और जो नए मेंबर्स जुड़े हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज नहीं जुड़ी हैं, हालांकि उनके साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं, उन्हें उनके ऊपर अपना और ज्यादा प्रभाव बढ़ाया जा सकता है। उन्हें जिस तरीके से वैश्विक तौर पर आजकल चल रहा है, खेमेबंदी चल रही है, उन देशों को अपने खेमे में किया जा सकता है। भविष्य जो भारत हिंदुस्तान में इन देशों को दिख रहा है, उस भविष्य की धारणाओं को और ज्यादा मजबूत करने का प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौका है। क्योंकि ये जो दौरा है ना, ये बहुत खास था श्रावणी, ये 2 जुलाई से और 9 जुलाई तक चलने वाला है। इससे पहले यहां ब्राजील जाने से पहले, ब्रिक्स जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी कहां गए आपको पता है? घाना में गए, उसके बाद वो त्रिनिदाद में गए, उसके बाद अब वो ब्राजील गए हैं शामिल होने के लिए ब्रिक्स में, और उसके बाद वो एक और देश के दौरे पर जाएंगे। उससे पहले जून में वो साइप्रस गए थे। साइप्रस में तुर्की को काउंटर करने के लिए, साइप्रस और तुर्की ने साइप्रस की जमीन पर बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा किया हुआ है, तो वहां साइप्रस गए थे। अब घाना, हालांकि विपक्षियों का कहना है कि घाना जैसे देश में प्रधानमंत्री मोदी जाकर पैसे वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन घाना एक ऐसा देश है जहां रेयर अर्थ मिनरल्स और मेटल्स बहुत ज्यादा मात्रा में है। चाइना ने लोन देकर घाना के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, अमेरिका भी उन चीजों को चाह रहा है, लेकिन घाना हिंदुस्तान के पास आया। घाना ने हमें आकर कहा कि हमारे यहां चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा किया, लेकिन वो अपने इस्तेमाल के लिए किया। आप हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कीजिए जिससे कि हमारा देश उन्नति कर सके। भारत ने वादा किया और कहा कि आपके देश के एक नागरिक के लिए हम काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम घाना से गोल्ड का एक्सपोर्ट करते हैं। आज जो 890 मिलियन टन का हमारे यहां गोल्ड का रिजर्व है, उसमें से हम लगभग 23% मौजूदा वक्त में घाना से खरीद रहे हैं। उसे वहां मतलब खोदने में भी, मतलब उसे निकालने में भी मदद कर रहे हैं। बहुत बड़ा भंडार वहां बॉक्साइट का है, बहुत बड़ा भंडार वहां सोने का है, और भी बहुत सारे जो ये आपका लिथियम है जो बैटरीज में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चलता है। तो घाना का दौरा एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा रहा, चीन को काउंटर करने का दौरा रहा वो, और ये भी एक वजह हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी का पहले घाना जाना, उसीलिए ये जो है शी जिनपिंग नहीं आए हों, क्योंकि घाना के ऊपर जो प्रभुत्व चीन ने बनाया था लोन देकर, कर्जा देकर, वो कर्जे से मुक्ति उसे कौन दिलाएगा? हिंदुस्तान दिलाएगा। और बाकी चीजें जो चल रही हैं उसे लगातार भारत काउंटर कर ही रहा है। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा, 8 दिन का जो दौरा है, 7 दिन का माफ कीजिएगा, बहुत खास है। ब्राजील जाने से पहले बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, और ब्राजील से आने के बाद भी वो बहुत सारे काम करेंगे। तो दुनिया को दिखाने का ये मौका है कि हमारे पास, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप हिंदुस्तान के साथ मिलकर काम करें। अभी बस एक लाइन में खत्म करूंगा। अभी डॉक्टर एस जयशंकर का एक बयान आपको याद होगा, पिछले हफ्ते उन्होंने दिया था अपने पड़ोसियों के लिए कि जो हमारे साथ मिलकर काम करेगा वो फायदे में रहेगा। हम आपके साथ व्यापार भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो हमारे साथ मिलकर व्यापार नहीं करेगा, मिलकर काम नहीं करेगा, हमारी जड़ खोदने का काम करेगा, उसका जो अंजाम होगा उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए। फायदा कितना होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हां, पुतिन और जिनपिंग के बाद ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़े नेता हैं, और भारत के पास ये मौका है कि वो खुद को प्रूव करे और दुनिया को बताए कि अब अगर भविष्य कहीं है तो वो हिंदुस्तान ही है। बिल्कुल कार्तिका, और ये हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी फैसला यूं ही नहीं लेते, उनके हर फैसले पर कुछ बड़ी वजह जरूर होती है। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि आपने भी कहा है कि जो मौका भारत को मिल रहा है उस मौके को भारत कैसे भुनाता है। और इसके साथ ही शी जिनपिंग और पुतिन ब्रिक्स समिट में भले ही ना आए हो, लेकिन पुतिन जो है वो वीडियो कॉल के जरिए जरूर जुड़ेंगे, और ब्रिक्स समिट के बाद क्या कुछ बड़े फैसले सामने आते या फिर किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज के साथ।